सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज 22 सितंबर सन 2021 है और मैं हूँ आपका चाहिता मुख्तियार सिंह करनावल MIA अलवर राजस्थान। विद्यार्थियों, आज हम RBSE और उसमें जो नया सिलेबस इस बार आया है NCERT का, उसमें कक्षा 12वीं के इंग्लिश विषय में जो बुक है फ्लेमिंगो बुक के पहले लेसन यानी कि पहले पाठ की बात करेंगे। विद्यार्थियों, यदि यह पाठ आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक, शेयर और कमेंट्स भी करना। विद्यार्थियों, पहले पाठ का जो नाम है वह है द लास्ट लेसन, जिसका हिंदी अर्थ है आखिरी पाठ। वैसे देखा जाए तो यह पाठ भी किताब के लास्ट में होना चाहिए, लेकिन चलो पहला पाठ रख दिया है। पहले पाठ का नाम है द लास्ट लेसन अर्थात आखिरी पाठ। जिस पाठ के लेखक हैं अल्फोंस डॉट, जिनका जन्म 1840 में हुआ और सन 1897 में उनकी मृत्यु हुई। विद्यार्थियों, यह लेसन हमें बहुत कुछ शिक्षा देगा और बहुत ही इमोशनल, बहुत ही भावनात्मक लेसन है यह है। और ना सिर्फ विद्यार्थियों के लिए बल्कि कोई बड़ा भी अगर इस पाठ को पढ़ता है तो उसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं आपको बता दूं कि इस पाठ में एक ऐसी कहानी है जो हमें हमारे देश के प्रति प्रेम करना सिखाती है। इस पाठ में एक ऐसी कहानी है जो हमें हमारी भाषा के प्रति प्रेम करना सिखाती है। विद्यार्थियों, होता क्या है कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम हमारी हिंदी भाषा को महत्व कम देते हैं और अंग्रेज़ी को ज़्यादा महत्व देते हैं। इसी प्रकार जिस तरह से हमारी लोकल बोलियां हैं, जो देहात में हमारी बोलियां बोली जाती हैं, पंजाबी है, हरियाणवी है, बंगाली है, असमिया है या कोई और, या अपने ही राजस्थानी है, मीणावाटी है, मेवाती है, तो हम अपनी इन भाषाओं की वैल्यू नहीं समझते और हम इंग्लिश की तरफ ज़्यादा भागते हैं। तो इस पाठ में यही सिखाया गया है कि हम हमारी भाषा की इज्जत करना सीखें, हम हमारी भाषा की कद्र करना सीखें। क्योंकि यदि भाषा पर आप अपनी भाषा से प्रेम करते हैं, उसको अपनी पकड़ में रखते हैं, तो फिर आपको कोई गुलाम नहीं बना सकता। और अगर गलती से बना भी ले तो जब तक आप अपनी भाषा से चिपके रहते हैं, यही एक वो चाबी होती है जो आपको
गुलामी से आज़ाद करवाती है। अगर आपको जेल में डाल दिया जाए तो भाषा ही एक ऐसी चाबी है जो जेल से भी आपको आज़ाद करवाती है। विद्यार्थियों, जो मैं आपको पाठ का अच्छी तरह से कहानी सुनाऊंगा या पाठ का हिंदी अनुवाद बताऊंगा, इसमें मैं और भी कुछ अपनी तरफ से भी बहुत कुछ जोड़ूंगा जिससे हमें सीखने को मिलेगा। उदाहरण के लिए जैसे चाइना देश है, चाइना के लोग उनकी जो चीनी भाषा है, चीनी, उससे बहुत प्रेम करते हैं। और वो लोग, चूँकि आजकल अंग्रेज़ी का ज़माना है, लेकिन फिर भी उनके जितने भी काम हैं ज़्यादातर वो चाइनीज़ में होते हैं और वह लोग आपस में चाइनीज़ भाषा बोलने में बहुत गर्व महसूस करते हैं। इसलिए देखिए, आज भी चाइना देश कितनी तेज़ी से विश्व की दूसरे नंबर की इकोनॉमिक पावर, शक्ति, आर्थिक शक्ति बन रहा है। तो ये सब भाषा का खेल है। इस पाठ में भी ऐसी एक दर्दनाक कहानी है। प्यारे बच्चों, पाठ का जो लेखक है उसका नाम अल्फोंस डॉट है, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ। उसने यह पाठ लिखा है, ये उसके जीवन का अनुभव है कि जब वह छोटा था, जब वह स्कूल में पढ़ता था, तो उसने क्या देखा। दरअसल हुआ यूँ था, आप सभी ने जर्मनी देश का नाम सुना है। हालांकि जर्मनी देश यह अब बना है, मतलब पहले यह एक बहुत बड़ा क्षेत्र था जिसको प्रशा बोलते थे। और प्रशा की जो उस वक्त, जो मैं राजधानी कहूँ या सेंट्रल जो शहर कहूँ, वह बर्लिन था। आज भी जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। तो विद्यार्थियों, करीब 3-4 प्रदेशों को मिलाकर, जिसमें जर्मनी, पोलैंड तथा ऑस्ट्रिया, इन 3-4 प्रदेशों का एक ही देश बना दिया गया था जिसका नाम था प्रशा। और उस प्रशा को जीत लिया था, मतलब उसके ऊपर जो नेतृत्व था, जो वहाँ का राजा था, वह था बिस्मार्क। जी हाँ, बिस्मार्क बहुत बड़ा राजा हुआ है जिसने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी। बहुत योद्धा था वो। तो बिस्मार्क ने जब बहुत सारे प्रदेशों को जीत लिया, तो फिर उसने फ्रांस पर भी आक्रमण किया, बिस्मार्क की सेनाओं ने। तो धीरे धीरे वह फ्रांस के कई शहरों को जीतने लगे। तो फ्रांस के अंदर 2 शहर थे जिनका नाम है, जो 2 जिले थे उनका नाम है अल्सेस और लॉरेन। तो इन दोनों जिलों को भी बिस्मार्क की सेना ने या बिस्मार्क ने जीत लिया था। दोबारा से सुन लें, अल्सेस और लॉरेन जिले। जब इनको जीत लिया तो जो बर्लिन राजधानी थी प्रशा की या जर्मनी की, वहाँ से एक आदेश आया, क्योंकि सेना प्रशा की पहुँच चुकी थी सभी शहरों में और विशेष रूप से अल्सेस में।
वहाँ से एक आदेश आया कि चूँकि अब कब्जा प्रशा का हो गया है अल्सेस शहर पर, आदेश यह था कि कल से अल्सेस शहर के अंदर जो फ्रांस देश की भाषा फ्रेंच है, फ्रेंच, कल से यहाँ स्कूलों में फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी। कल से अल्सेस के अंदर जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। विद्यार्थियों, यह एक बहुत ही कॉमन सी बात है कि जब कोई राजा कहीं पर किसी भी प्रदेश को जब जीत लेता है तो वो अपनी भाषा ही वहाँ चलाता है और वहाँ की भाषा को हटाने की कोशिश करता है। ऐसा होता ही आया है। जब बर्लिन से यह आदेश आ गया कि कल से अल्सेस शहर के अंदर सिर्फ जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी, क्योंकि जर्मन जो लोग हैं उनका राज हो चुका है। तो वहाँ अल्सेस शहर के अंदर एक स्कूल था और उस स्कूल में यह लेखक एक स्टूडेंट था, एक विद्यार्थी था, छोटा सा पढ़ता था। तो वो लेखक ये बताता है कि जब यह आदेश आया और हमारे जो गुरुजी थे उनका नाम है मिस्टर हैमल, और मिस्टर क्योंकि वो आखिरी दिन था कि आज पढ़ लो फ्रेंच भाषा, कल से जर्मन पढ़ाई जाएगी, और जो उनके गुरुजी थे मिस्टर हैमल, कल से उनकी यहाँ से बदली हो जाएगी, उनकी बदली हो जाएगी, क्योंकि वो तो पिछले 40 सालों से वहाँ फ्रेंच ही पढ़ा रहा था, वहीं स्कूल के अंदर ही रहता था, और कल आप यहाँ से चले जाओगे और नया टीचर जर्मन भाषा का आ जाएगा और वह जर्मनी भाषा पढ़ाएगा। जब यह आदेश आया तो उस दिन लेखक का जो टीचर था मिस्टर हैमल, उन्होंने अपना आखिरी पाठ पढ़ाया। कितना दर्दनाक वो मंजर था, वो दृश्य, जो पाठ, आखिरी पाठ लेखक ने पढ़ाया कि बच्चों पढ़ लो आज का दिन अपनी भाषा को, फ्रेंच को, कल से यहाँ फ्रेंच बंद और विदेशियों की भाषा जर्मन शुरू। तो वो जिस तरीके से उन्होंने पाठ पढ़ाया, जिस तरीके से विद्यार्थियों ने पढ़ा और गांव के बड़े बूढ़े भी पढ़ने आए, बड़ा ही भावनात्मक और बड़ा ही इमोशनल पाठ था। तो बाद में वही जो बच्चा जिसका नाम छोटा फ्रेंच था, फ्रेंच लेखक का, यानी कि लेखक का असली नाम है अल्फोंस डॉट, बाद में जब वो बड़ा हो गया तो उन्होंने फिर इस पाठ को लिखा और आज दुनिया पढ़ती है इस पाठ को। तो शिक्षा इस पाठ से हमें यही मिलती है कि हमें हमारी भाषा से प्रेम करना चाहिए। क्या पता किस दिन कोई विदेशी आकर अपनी भाषा लागू कर दे। तो ये तो एक शॉर्टकट में बात थी। अब मैं आपको डिटेल में इसकी कहानी सुनाता हूँ। उम्मीद करता हूँ तैयार हैं आप। तो लेखक ये कहता है कि मैं पढ़ाई के प्रति, जिस तरह से अमूमन बच्चे होते हैं, मैं थोड़ा आलसी था। लेखक कहता है मैं पढ़ाई में रुचि नहीं लेता था, और जो मेन बात थी वह थी टीचर मिस्टर हैमल। वह भी थोड़ा ऐसे कड़क था, उससे भी मुझे डर लगता था। तो अब टीचर ने ये कहा था कि कल मैं सभी बच्चों से पार्टिसिपल्स टेंस के नियम सुनूंगा। बच्चों, में आपकी जानकारी के लिए
बता दूं कि जब आप टेंसेज पढ़ते हैं तो जैसे आप परफेक्ट टेंस को पढ़ते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। ये जो परफेक्ट टेंस है इसका नाम एक और भी है और वो नाम है पार्टिसिपल्स। जी हाँ, पार्टिसिपल्स। यह टेंस बड़ा मुश्किल होता है। मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि इसमें हेड प्लस थर्ड फॉर्म होती है। ये तो अंग्रेजी में है, तो इसी तरह से चाहे वो हिंदी में हो, चाहे वो फ्रेंच भाषा में हो, चाहे वो किसी और भाषा में हो, इसमें कार्य पूरा हो चुकने का सेंस है या हो चुका था। तो ये इसमें हेड प्लस थर्ड फॉर्म या ये ऐसा टेंस होता है, इसमें दो टेंस जुड़ जाते हैं कई बार। जैसे हम जब टेंसेज पढ़ते हैं तो उसमें एक कई बार वाक्य हमें हमारे गुरुजी लिखवाते हैं कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। अब इसमें दो काम हो रहे हैं, एक तो डॉक्टर का आना और एक मरीज का मरना। तो इसमें एक तो परफेक्ट टेंस में आएगा, पास्ट परफेक्ट में, और एक पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वाक्य आएगा। तो बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। मतलब जिसको पास्ट परफेक्ट में लिखना है उसको पास्ट इंडेफिनिट में लिख देते हैं, जिसको पास्ट इंडेफिनिट में लिखना है उसको पास्ट परफेक्ट में लिख देते हैं। हालांकि ये कोई मुश्किल बात नहीं है, इट्स वेरी सिंपल। देखिए, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। आपको ये ध्यान देना है कि पहले कौन सा काम हुआ है, पहले डॉक्टर आया या मरीज मरा। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। गौर से सुने, पहले डॉक्टर आया कि मरीज मरा? जी हाँ, मरीज मरा। बस जो काम, दोनों काम भूतकाल में हैं। डॉक्टर भी भूतकाल में आया और मरीज भी भूतकाल में मरा। लेकिन जो कार्य पहले घटित हुआ है उसको हम पास्ट परफेक्ट में लिखते हैं और जो बाद में घटित हुआ है उसको हम पास्ट इंडेफिनिट में लिखते हैं। तो यानी कि मरीज पहले मरा तो हम लिख सकते हैं द पेशेंट हैड डाइड, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर डॉक्टर केम। अब डॉक्टर केम यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। तो ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन अमूमन बच्चे इससे डरते हैं। ये पार्टिसिपल जो टेंस है ना, बड़ा मुश्किल इसके नियम है। तो मिस्टर हेमल टीचर ने ये कहा था कि बच्चों, मैं कल तुमसे पार्टिसिपल्स के नियम सुनूंगा। तो जो लेखक था उसने सोचा गड़बड़ है, नियम याद नहीं है और सर जी नियम सुनेंगे, क्या करूं, स्कूल जाऊं कि नहीं। तो बाहर ठंडा मौसम था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, पक्षी चहचहा रहे थे। लेखक का मन तो कर रहा था कि मैं बाहर ही घूम लूं। फिर उसने कहा नहीं, चलो स्कूल चलते हैं। स्कूल जाने लगा तो उसने देखा स्कूल के पास जो आरा मशीन है, आरा मशीन के पीछे खुले खेत में जो प्रशिया के सिपाही हैं विदेशी, वो लोग अभ्यास कर रहे थे, मतलब ड्रिल कर रहे थे, अभ्यास जिस तरह से सैनिक या फौजी करते हैं। उनको देखने में बड़ा आनंद आ रहा था लेखक को। लेखक का नाम था फ्रेंच, यानी कि छोटा फ्रेंच। उसे बड़ा आनंद आ रहा था, तो वह ये चाह रहा था कि मैं इसे देखूं, स्कूल नहीं जाऊं। फिर उसने सोचा चल तो स्कूल ही चल। उसने हिम्मत की और वह स्कूल गया। तो जैसे ही वह स्कूल गया तो उसने देखा कि जो स्कूल का नोटिस बोर्ड है, जो नोटिस बोर्ड होता है जहाँ पर सूचना लिखी होती है, वहाँ पर गांव का एक आदमी वॉक्टर लुहार, वह नोटिस
बोर्ड पर गौर से किसी चीज़ को पढ़ रहा था। तो जो लेखक है उसने नोटिस बोर्ड की तरफ उसको पढ़ा नहीं, क्योंकि सारी बुरी खबरें वहीं से आती थी, जैसे कि सैनिकों का आक्रमण करना या कोई युद्ध की खबर, या जो ऐसी कोई बुरी खबरें जो आती थी सारी उसी नोटिस बोर्ड पर लिखी होती थी। तो लेखक ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया और वो जल्दी जल्दी से चला कि मैं क्लास में जाऊं। तो जो वॉक्टर लोहार था उसने कहा, छोटे फ्रेंच, अभी बहुत टाइम है, जल्दी मत करो, आराम से चले जाना, आराम से चले जाना। खैर, लेखक यह सोच रहा था कि जैसे स्कूल खुलती है तो हम जानते हैं, जैसे स्कूल खुलती है तो बहुत शोरगुल होता है। बच्चे जैसे प्रेयर करने के बाद क्लास में आते हैं तो भी बहुत शोरगुल होता है। मेज़ों के बजने की आवाज़, डेस्क की आवाज़, सीट पर बैठना, उस डेस्क को झाड़ना, काफ़ी शोरगुल होता है जब एकदम स्कूल लगती है। तो लेखक सोच रहा था कि हमेशा की तरह बहुत शोरगुल होगा और उसी भीड़ में मैं चुपके से जाके अपनी सीट पर बैठ जाऊंगा और लेट हो गया हूँ, किसी को पता ही नहीं चलेगा भी कौन आया है और कौन बैठ गया। लेकिन जैसे ही उसने अंदर जाने की कोशिश की लेखक ने, तो उसने क्या देखा कि बिल्कुल शांति, ठीक उसी प्रकार से शांति जिस प्रकार कोई संडे को, रविवार को शांति होती है। और जैसे ही लेखक अंदर गया तो सबकी नज़र में आया। तो जो टीचर थे मिस्टर हैमल, उन्होंने एक डंडा अपने यहाँ बाहाँ के नीचे दबा रखा था, मोटा सा, और बोले, लिटिल फ्रेंच, लेट हो गए, जल्दी आ जाओ, हम तुम्हारे बिना ही इस लेसन को शुरू करने वाले थे, लेकिन अब आप आ गए। और लेखक जो था वह बैठ गया। तो लेखक क्या देखता है कि आज उसके टीचर ने, यानी कि मिस्टर हैमल ने, जो कपड़े पहन रखे थे वो अलग ही थे। सुंदर हरे रंग का कोट, अपनी झालरदार कमीज तथा छोटी सी काली रेशमी टोपी पहन रखी थी, और ऐसा सुंदर कढ़ाईदार उसने कोट पहन रखा था जिसे वह तभी पहना करता था जब कोई फ्लाइंग आती थी चेकिंग करने के लिए या कोई अधिकारी आता था। लेकिन आज उसने बहुत ही सुंदर कपड़े और ऐसा टोप जिसके चारों तरफ कढ़ाई, ऐसा क्यों पहन रखा था? आप जानते हैं कि आज उसका आखिरी दिन था, आज वो विदा होने वाला था, इसलिए उन्होंने ऐसा पहना था। खैर, लेखक बैठ गया। लेखक ने एक चीज़ और नोटिस की। उसने ये देखा कि जो पीछे की बेंचेज थी, जो पहले खाली पड़ी रहती थी, आज पीछे की बेंचेज पर गांव के लोग भी बैठे हुए थे, जिसमें बूढ़ा हौसर वो भी बैठा हुआ था, और भूतपूर्व मेयर, भूतपूर्व पोस्टमास्टर वो भी बैठा हुआ था। और जो बूढ़ा हौसर था उसने एक तिकोना टोप पहन रखा था, और वह अपने साथ में एक छोटा सा कायदा लाया था। कायदा मतलब वर्णमाला का, फ्रेंच भाषा की जो ABCD कहूँ या अनाराम कहूँ, वो वाला प्रथम पुस्तिका वो लाया था। और उसने चश्मा लगा रखा था, और उसको अपने बड़े ही
अपने पैरों पर ऐसे ऐसे उस कायदे को खोल के वो भी पढ़ने के लिए बैठा हुआ था। और अन्य लोग जो भूतपूर्व मेयर, भूतपूर्व पोस्ट मास्टर या गांव के कुछ और लोग भी बैठे हुए थे। सभी को दुख हो रहा था कि यार हमने अपनी भाषा की कभी कदर ही नहीं जानी, हमने इसको कभी गौर से पढ़ा ही नहीं, और कल से ये भाषा हमारी हमसे छिन जाएगी और दूसरी भाषा चलेगी यहाँ पर। आज का दिन है, पढ़ लो जितना पढ़ना है। वह सभी लोग गांव के अपनी भाषा के प्रति सम्मान जताने के लिए आए थे, क्योंकि बर्लिन से यह आदेश आ चुका था कि कल से नया टीचर आ जाएगा और यहाँ पर जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी। अब जब ये बात पता चली तो लेखक को बड़ा दुख हुआ। अब वह समझ गया कि बाहर नोटिस बोर्ड पर क्या लिखा था। यही चीज़ लिखी थी कि कल से फ्रेंच भाषा बंद और जर्मन भाषा शुरू। अब उसे बहुत दुख हुआ कि मैंने कितना समय यूं ही बर्बाद कर दिया। मैंने अपनी भाषा को कभी पढ़ा ही नहीं गौर से। अभी तक तो मुझे वाक्य बनाने भी नहीं आए। अभी मैं अक्षरों को भी नहीं ढंग से पहचानता। अरे मुझे पता होता कि एक दिन ये भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी, बंद कर दी जाएगी, तो मैं सीख तो लेता अब तक। ओहो, क्या होगा? नई भाषा पढ़ाई जाएगी, हमारी भाषा, हमारी बोली हमसे दूर हो जाएगी। अब लेखक इमोशनल हो गया, उसे बहुत दुख हुआ। उसे दुख हुआ अपनी गलतियों का, कि वो यूं ही पूरी जिंदगी पढ़ाई पर उसने ध्यान नहीं दिया। पूरा जो भी उसका जीवन था, पक्षियों के अंडे ढूंढने चला जाया करता था, जिस तरह से बच्चे चले जाते हैं। सार पर फिसलने के लिए चला जाया करता था और पढ़ाई की तरफ उसने ध्यान नहीं दिया। उसे बड़ा दुख हुआ। आज वही फ्रेंच भाषा उसे अच्छी लगने लगी। जो किताबें उसको बोझ लगती थी वो प्यारी लगने लगी। जो टीचर उसको बुरा लगता था अच्छा लगने लगा। जो टीचर का रूलर, जो डंडा था जिससे वह डरता था, आज उससे उसको डर नहीं लगने लगा। खैर, तो टीचर ने जब नियम सुनने शुरू किए पार्टिसिपल टेंस के, यानी कि परफेक्ट टेंस के, तो विद्यार्थियों, जब लेखक का नंबर आया तो उसको तो नियम याद ही नहीं थे, उसने कभी किए ही नहीं। तो लेखक खड़ा हुआ, बोलना चाहा, लेकिन वह बोल नहीं पाया, एक भी नियम नहीं सुना पाया। जब नहीं सुना पाया तो उसे और दुख हुआ। तो टीचर ने कहा, घबराओ नहीं बेटा, कोई बात नहीं, इट्स नॉट योर फॉल्ट, ये आपका दोष नहीं है, हम सभी दोषी हैं। आपके माता पिता भी दोषी हैं। आपके माता पिता ने भी आपकी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया। क्या आपके माता पिता ने आपको खेतों पर काम करने के लिए नहीं भेजा जब पढ़ने का टाइम होता था? क्या आपके माता पिता ने आपको मिलों में, फैक्ट्रियों में काम करने के लिए नहीं भेजा कि कुछ पैसे आ जाएं दिहाड़ी पर? आपके माता पिता भी दोषी हैं। अपना दोष मत समझो कि मैं पक्षियों के वो छोटे छोटे अंडों को खोजने चला गया था, या सार पर फिसलने के लिए या खेलने के लिए चला गया था। दोषी मैं भी हूँ, टीचर ने कहा, मिस्टर हैमल ने।
अरे जब जब कभी फूलों के पौधों को पानी देना होता था, तो क्या मैंने आपको नहीं भेजा कि जाओ फूलों के पौधों को पानी दे आओ? आपको भेजा नहीं? इधर आपकी क्लास मिस हो गई, दोषी मैं भी हूं। अरे जब कभी मेरा मन करता था कि मैं मछली पकड़ने जाऊं, तो मैंने भी तो पूरे स्कूल की छुट्टी कर दी थी उस दिन। मैं भी दोषी हूं, हम सभी दोषी हैं। खैर, जो गया वो गया। इस तरह से जब लेखक ने ये बातें कही तो सब बड़े इमोशनल हो गए, बड़े भावुक हो गए। मिस्टर हेमल टीचर ने कहा, फ्रेंच भाषा दुनिया की सबसे सुंदर भाषा है। देखो, वो उनकी बात है, हर किसी को अपनी भाषा सुंदर लगती है। उन्होंने कहा सर्वाधिक स्पष्ट और सर्वाधिक तर्क संगत भाषा है, तर्क संगत। विद्यार्थियों, मुझे ध्यान है, आज से करीब 15-20 साल पहले बहुत ज़्यादा फ्रेंच का स्कोप था भारत में। बहुत ज़्यादा लोग फ्रेंच भाषा सीखा करते थे, अब थोड़ा कम हो गया। मिस्टर हेमल ने एक और अच्छी बात करी। उन्होंने कहा कि देखो, अपनी भाषा से प्रेम करो। कि जब किसी देश को गुलाम बना लिया जाता है, तो जब तक वे लोग अपनी भाषा से पक्की तरह से जुड़े रहते हैं, पक्की तरह से चिपके रहते हैं, तब तक उनके पास जेल से निकलने की चाबी होती है। मतलब वो भाषा ही चाबी है। अगर भाषा से प्रेम करते हैं तो भाषा के माध्यम से ही लोग एकजुट होकर और जेल से बाहर निकल सकते हैं और विदेशियों को भगा सकते हैं। तो भाषा के बारे में टीचर ने अच्छी अच्छी बातें बताई। और फिर उन्होंने व्याकरण की किताब निकाली और मिस्टर हेमल ने व्याकरण पढ़ाई। पूरी क्लास शांतिपूर्वक पढ़ रही है। और मिस्टर हेमल ने जो भी अब व्याकरण पढ़ाई, अब लेखक यानी कि छोटे फ्रेंच को पूरी समझ आई। क्यों? क्योंकि अब उसने पूरे धैर्य से सुना। पहले तो सुनता ही कहाँ था टीचर की बात। आज जब उसे पता चला कि ये आखिरी पाठ है, आज के बाद हम हमारी भाषा को कभी नहीं पढ़ पाएंगे, तो उस छोटे फ्रेंच ने, लेखक ने बड़े धैर्यपूर्वक सुना और सारी एक एक व्याकरण की बात उसके समझ आई। आज से पहले कभी उसने इतने धैर्यपूर्वक किसी पाठ को सुना नहीं था। और लेखक ने इतने धैर्यपूर्वक पढ़ाया उस व्याकरण को कि आज से पहले टीचर ने, मिस्टर हेमल ने, सॉरी अगर मैंने लेखक बोल दिया हो तो आज से पहले मिस्टर हेमल यानी कि उस टीचर ने भी इतने धैर्यपूर्वक कभी समझाया नहीं था। अब सबको लगन लगी अपने भाषा के प्रति। अब फिर लेखन का पाठ शुरू हुआ, लिखाई का। अब नई नई कॉपियाँ निकाली। अब नई कॉपियों पर लेखक भी था और साथ में जो अपने टीचर हैं मिस्टर हेमल आज नई सुंदर सुंदर कॉपियाँ लाया था और उसने उन कॉपियों पर हाथ से लिख रखा था फ्रांस एल्सेस, फ्रांस उनके देश का नाम और अल्सेस उनके शहर का नाम। फ्रांस अल्सेस लिख रखा था, मोटा मोटा लिख रखा था और ऐसे मतलब एकदम गोल गोल झंडों की तरह दिख रहा था। वो ऐसे लग रहा था लेखक को, मिस्टर
जो छोटा लिटिल फ्रेंच है, उसको ऐसे लग रहा था जैसे ये कोई छोटे छोटे हमारे देश के झंडे हैं, इस तरह से लग रहा था। और कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी, एकदम शांतिपूर्वक सारे बच्चे सुन रहे थे। सिर्फ टीचर की आवाज़ आ रही थी, किसी और की आवाज़ नहीं आ रही थी। पेनों को बस रगड़ने की, फटाफट फटाफट लिखने की, पेनों को रगड़ने की आवाज़ सुनाई दे रही थी और कोई आवाज़ सुनाई दे नहीं रही थी। अचानक कुछ भंवरे आए, भंवरे, और अंदर प्रवेश कर गए। लेकिन उन भंवरों के प्रति किसी ने ध्यान नहीं दिया, किसी ने नहीं, किसी बच्चे ने नहीं। सब लिखने में बिजी, फटाफट लिख लें जितना लिखना है आज। जो छोटे बच्चे अपनी कॉपियों पर मछली पकड़ने का जो कांटा होता है उसके चित्र को खींच रहे थे, चित्र बना रहे थे, उन्होंने भी भंवरों की तरफ ध्यान नहीं दिया। वाह, क्या लगन जागी। अब जब इतना कुछ हो रहा था तो हाँ, तो विद्यार्थियों, जब इतना कुछ हो रहा था तो कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, तो अचानक कुछ कबूतर ऊपर गुठरगू 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 करके बोल रहे थे। तो लेखक ने मनी मन में सोचा कि क्या वो प्रशा के जो सिपाही हैं या प्रशा का जो टीचर है, क्या कबूतरों को भी कहेंगे कि अब तुम गुटरगू फ्रेंच भाषा में मत करो, जर्मन भाषा में करो? क्या वो इनको भी बाध्य करेंगे कि भाई तुमको अब जर्मन भाषा में गाना पड़ेगा, गुटरगू गुटरगू जर्मन भाषा में करनी पड़ेगी, फ्रेंच में नहीं? ऐसी बात अचानक लेखक ने सोची। अब बगीचे में अखरोट, अब टीचर जो है पढ़ाता पढ़ाता उसका ध्यान बाहर की तरफ गया। बाहर एक गार्डन था, बगीचा, बगीचे में अखरोट और हॉपवाइन एक प्रकार की बेल होती है, लता। उनको देखा कि कल सब इन सब को छोड़ के मैं चला जाऊंगा। और उनकी बहन सामान बांध रही थी, क्योंकि वो अपनी बहन के साथ रहता था और पिछले 40 वर्षों से रह रहा था। तो सामान बांधने की, पैकिंग करने की आवाज़ें भी आ रही थी। फिर इतिहास का पाठ हुआ, इतिहास पढ़ाई गई। बूढ़ा होसर बच्चों के साथ ऊंचे स्वर में बोल रहा था, और जिस तरह बच्चे बोल रहे थे बा, बे, बी, बो, बू, तो पीछे बैठा हुआ बूढ़ा होसर वो भी ऊंचे स्वर में बोल रहा था, तेज तेज बोल रहा था और रो भी रहा था। आंसू भी आ रहे थे उसके, और ऐसे भावुक होकर बोल रहा था कि बच्चों को उस पर हंसी भी आ रही थी कि कैसे कैसे मतलब रो रहा है, और रोना भी आता था उसे सुन के और हंसी भी आती थी, दोनों बातें। इतने में अचानक चर्च की घड़ी में 12 बज गए, टन टन टन। क्योंकि जो वहाँ जो घड़ी है रोमन कैथोलिक चर्च में दोपहर की भक्ति के लिए 12 बजे एक एक क्या बोलते हैं, घंटी सी बजती थी। तो वो बजी। अब इतने में दूसरी तरफ जो प्रशियन सैनिक थे, जो फौजी थे, वो अपनी तुर्री तुर्री बजाते हुए, उनकी आवाज़ आई, वो खिड़कियों के नीचे ड्रिल करने के बाद, अभ्यास करने के बाद वापस लौट रहे थे। यह सुनकर जो मिस्टर हैमल टीचर था वो कुछ नहीं बोला। 12 बज चुके थे, क्लास ख़त्म होने वाली थी, आखिरी पाठ था।
टीचर यानी कि मिस्टर हेमल कुछ कहना चाहता था कि अपनी भाषा से प्रेम करो, बहुत सारी और बातें कहना चाहता था, लेकिन टाइम इज अप, टाइम खत्म हो चुका था। कुछ कह नहीं पाया। उसने एक चौक का टुकड़ा उठाया, चौक का, और चौक का टुकड़ा उठाकर पूरे जोर से उसने ब्लैक बोर्ड पर लिखा, फ्रांस जिंदाबाद, फ्रांस जिंदाबाद। और यह लिखने के बाद एकदम रुआंसा सा हो गया उसका मुंह, और वो बोल नहीं पाया और ऐसे हाथ से इशारा किया। इसका मतलब क्लास इज ओवर, यू मे गो नाउ। अर्थात हाथ से इशारा किया कि स्कूल की छुट्टी हो गई है, तुम जा सकते हो। तो यह है लेसन जिसका नाम है द लास्ट लेसन, आखिरी पाठ, जो हमें ये सिखाता है कि हम हमारी भाषा से प्रेम करें और हमारे देश से प्रेम करें। दोस्तों और विद्यार्थियों, अगर आप और भी पाठों को इसी तरीके से पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो MS के इंग्लिश लैंग्वेज चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट करें, अपने सुझाव लिखें। आप क्या चाहते हैं मुझे बताएं, मैं उसी तरह से प्रेजेंट करूंगा आपके सामने। डेट में अपनी हर वीडियो में बोलता हूं, हर क्लास में बोलता हूं। आज 22 सितंबर सन 2021 है और मैं हूं आपका प्यारा मुख्तियार सिंह करनावल, MIA अलवर, राजस्थान। थैंक यू सो मच।